क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने विदेशी वस्त्रों की पहली होली जलाकर अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की शपथ ली थी, और उसी ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। ये अपने जीवन के पहले भाग में तो हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करता है, वहीं आगे चलकर हिंदूवादी विचारधारा का जनक और हिंदू राष्ट्र का पक्षधर बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को मिटा देने की अष्टभुजा भवानी के सामने सौगंध ली थी, और इन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य को एक के बाद एक माफीनामे भी लिखे थे। ये थे विनायक दामोदर सावरकर, जिनको इनके विरोधी कायर बोलते हैं, लेकिन इनके मानने वाले इन्हें स्वातंत्र वीर की उपाधि देते हैं। इनके किरदार को अगर सदी का सबसे विवादित किरदार माना जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। उनके ब्रिटिश सरकार के आगे कथित रूप से झुक जाने की घटना के कारण सावरकर के मुद्दे को अब खुलेआम उठाने से राष्ट्रवादी वर्ग तक अब झिझकने लगा है। लेकिन आज सावरकर के मुद्दे की हर जगह गूंज और आलोचना सुनने वाले हम लोग खुद आखिर सावरकर के बारे में कितना जानते हैं। 26 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर चलिए आज इन सभी राज से पर्दा उठाया जाए। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपूर्व भारत। आज मैं आपके समक्ष विक्रम संपत की पुस्तक सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगेटन पास्ट का सार प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। कुर्सी की पेटी बांधकर आराम से बैठ जाइए या फिर लेट जाइए। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन इसके बाद सावरकर के बारे में जानने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पुस्तक की भूमिका पर बात कर लेते हैं। वर्ष 2019 में एक राष्ट्रवादी और निष्पक्ष इतिहासकार श्री विक्रम संपत जी ने वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात सावरकर पर एक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैजल देवजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुगता बोस सहित तमाम प्रसिद्ध शिक्षाविदों की विशेष प्रशंसा मिली हुई है। यही नहीं, इस पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वयं किया था। यह सावरकर पर लिखी हुई एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सावरकर के जीवन के हर एक पहलू पर बहुत ही बारीकी से विशेष ध्यान दिया गया है। इस विस्तृत पुस्तक में सावरकर के जन्म से उनके कारागार से मुक्त होने की संपूर्ण गाथा लिखी हुई है, लेकिन पुस्तक का 30 से 40% भाग तो तत्कालीन परिस्थितियां, राजनीतिक हालात व दस्तावेजों के बारे में है। मैं आपके सामने इस पुस्तक में मौजूद सावरकर से जुड़ी घटनाओं को लेते हुए संपूर्ण सार बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन जिस तरह विक्रम संपत ने सावरकर के जीवन के हर एक घटना को बताया है, मैं भी उसी तरह ही हर एक घटना को संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। जिन सावरकर प्रेमियों ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, उनके लिए यह वीडियो देखना अति आवश्यक है, और जो सावरकर के विरोधी हैं उन्हें गांधी जी की इस बात को याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने शत्रु और विरोधी के बारे में हमेशा पूरी जानकारी रखो। तो चलिए अब पुस्तक के सार पर आते हैं। पुस्तक की शुरुआत वर्ष 1879 में तत्कालीन बॉम्बे की समसामयिक स्थितियों का वर्णन करती है। सशस्त्र क्रांति के पिता वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में समस्त बॉम्बे में क्रांति का बिगुल बज चुका था। तत्कालीन गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने क्रांति का दमन तो कर दिया था, लेकिन उसकी अग्नि अभी भी भारतीयों में धधक रही थी। 17 फरवरी साल 1883 में वासुदेव बलवंत फड़के के बलिदान के ठीक 3 महीने बाद नासिक से 22 किलोमीटर दूर भागुर में 28 मई 1883 को विनायक का जन्म होता है, और यहाँ से प्रारंभ होती है भविष्य के स्वतंत्र वीर सावरकर कहलाने वाले विनायक की कहानी। 6 साल की उम्र से ही विनायक को रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की कहानियों में बेहद रुचि पैदा होने लगी थी। देश के महान नायकों की कहानियां सुनकर विनायक के भीतर भी ऊर्जा की अग्नि ददक उठती थी, किंतु अभी इस अग्नि को सही दिशा मिलनी बाकी थी, और ये दिशा मिली 22 जून साल 1897 को, जब पुणे के क्रांतिवीर चापेकर बंधुओं ने प्लेग की आड़ में देश के नागरिकों पर हो रहे अत्याचार का बदला लेते हुए ब्रिटिश ऑफिसर WC रैंड को 20 सड़क पर ढेर कर दिया था। इस घटना ने बॉम्बे ही नहीं पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया था। यहाँ तक कि भारत के सभी उदारवादी नेताओं ने चापेकर बंधुओं की ही निंदा कर डाली, लेकिन चापेकर बंधुओं के बलिदान ने ही विनायक में क्रांति का बीजारोपण कर दिया था। वह उसी वक्त माता अष्टभुजा भवानी के मंदिर में जाते हैं और अपनी मातृभाषा मराठी में शपथ लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार थी: देशस्य स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचा केतू उभारून शत्रुस्य मारुता मारुता मारेती झुंजेन।
अर्थात देश की सशस्त्र क्रांति के लिए शत्रुओं को तब तक मारूंगा जब तक मैं खुद नहीं मर जाता। अब विनायक के समक्ष एक महान आदर्श उपस्थित था। आवश्यकता थी तो सशस्त्र क्रांति की सेना गठित करने की। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर 1 जनवरी साल 1900 में विनायक ने अपने मित्रों के साथ मित्र मेला नामक संगठन की नींव रखी। संगठन के 3 स्तर थे। पहले स्तर में इस संगठन का कार्य महापुरुषों की जयंती, उत्सव और सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा जनता को इकट्ठा करना था। पहले स्तर के जुझारू सदस्यों को दूसरे स्तर में भर्ती किया जाता था, जिसमें शस्त्रों का प्रशिक्षण भी शामिल था। संगठन में पूर्ण रूप से समर्पित सदस्य अंतिम स्तर में पहुंचते थे, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना तक शामिल था। पहले भागुर, फिर पुणे, फिर नासिक, फिर फार्गुसन कॉलेज। विनायक जहां कहीं भी जाते थे वहां पे मित्र मेला की शाखा खोल देते थे। इस संगठन ने धीरे धीरे महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से में अपनी पकड़ बना ली थी। इसका सबसे विशाल कृत्य साल 1905 में दिखाई दिया, जब बंगाल विभाजन के विरोध में लोकमान्य तिलक के मार्गदर्शन में विनायक और मित्र मेला के सदस्यों ने विदेशी वस्त्रों की पहली होली जलाने का श्रेय प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप विनायक को फार्गुसन कॉलेज के एक भारतीय प्रधानाचार्य द्वारा 10 रुपए का जुर्माना लगाकर छात्रावास भेज दिया गया था। विनायक अपने दोस्त के घर में तो रहने लगे थे, लेकिन दोस्त को भी विनायक की मदद करने के जुर्म में कॉलेज से निकाल दिया गया। आपको जान के बेहद आश्चर्य होगा, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यही प्रधानाचार्य विनायक का अत्यंत भक्त बन गया था। 1906 में मित्र मेला अभिनव भारत बन चुका था। अभिनव भारत में नियुक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र के समक्ष एक शपथ लेनी पड़ती थी, और वह शपथ कुछ इस प्रकार थी: मैं सौगंध लेता हूं कि इस पल से अपनी मां के शीश पर स्वराज का मुकुट पहनाने के लिए, आज़ादी के लिए यथाशक्ति युद्ध करूंगा। और इसी लक्ष्य के साथ हिंदुस्तान की क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत से वो व्यक्ति जुड़ता है और शपथ लेता है कि संस्था के प्रति सच्चा व निष्ठावान रहूंगा और इसके आदेशों का हमेशा पालन करूंगा। यदि मैं अपनी शपथ के प्रति अथवा आंशिक रूप से विश्वासघात करता हूं, तो संस्था या फिर किसी के साथ में भी अगर मैं धोखा करता हूं, तो मेरा जो परिणाम है या फिर मेरी जो सजा है वो शपथ तोड़ने वालों जैसी ही होनी चाहिए। अभिनव भारत संगठन की प्रत्येक शाखा एक स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करती थी और इसके प्रमुख एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। इस प्रकार उन्होंने ही एक धुन और एक लक्ष्य के साथ विशाल संस्थाओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। यह ढांचा रूस और आयरलैंड में सफलतापूर्वक कार्य कर चुकी गुप्त समितियों जैसा ही था। विश्व के इतिहास को बारीकी से पढ़ने के पश्चात विनायक को ऐसी समितियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और इसी जानकारी का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी संगठन का ढांचा दिन पर दिन मजबूत किया। अभिनव भारत की बैठकें नियमित रूप से आयोजित होती थी, जिसमें हिंसा, अहिंसा, स्वतंत्रता व इतिहास पर चर्चाएं होती थी। इस संगठन के लगभग सारे के सारे विद्यार्थी ही संगठन में समय देने के साथ शिक्षा उनकी बाधित ना हो, इसलिए दूसरे संगठन के लोगों का या फिर अपने ही संगठन से समान उद्देश्य पर कार्य कर रहे लोगों का पढ़ाई में भी सहयोग करते थे। और विनायक तो परीक्षा काल से कुछ समय पहले अपने आप को पूरी तरह से नज़रबंद कर लेते थे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देते थे। यही कारण था कि अधिकांश समय राजनीति व क्रांतिकारी विचारों और अभिनव भारत को समय देने के बावजूद भी विनायक अच्छे अंकों से परीक्षा में हर बार उत्तीर्ण हो जाते थे। लेकिन अब विनायक और उनका संगठन ब्रिटिश गुप्तचरों के संपर्क में भी आ चुका था और उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की आंखों में भी खटकने लगी थीं। उधर इंग्लैंड में श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो कि एक पूर्व वकील थे, उन्होंने साल 1905 में इंडिया हाउस की नींव रखी थी, जो कि लंदन में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए खुलवाया गया था। जो भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाना चाहते थे, उनके लिए स्वयं श्याम जी कृष्ण वर्मा उन टॉप विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस में दाखिले के लिए 3 छात्रवृत्तियों की 1905 में घोषणा करी। जब समाचार पत्र के माध्यम से विनायक ने इस सूचना को देखा, तो उन्होंने इंग्लैंड में घुसकर अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ पे कुल्हाड़ी चलाने का बहुत अच्छा अवसर ढूंढ लिया। लेकिन इंडिया हाउस में प्रवेश पाने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त जिसमें से ये थी कि वो व्यक्ति कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नौकरी नहीं करेगा। विनायक ने अपने आप में यह तर्क रखा कि वो तो वकील बनना चाहते हैं और वकालत के पेशे को किसी की नौकरी नहीं कहा जा सकता, तो उनमें से एक छात्रवृत्ति की उम्मीदवारी विनायक ने दर्ज करवा दी। इसके लिए लोकमान्य तिलक ने भी विनायक की मदद करी और श्याम जी कृष्ण वर्मा से उन्होंने छात्रवृत्ति दिलवाने हेतु
प्रशस्ति पत्र लिखा, जिसे आजकल हम लोग रेफरेंस भी बोल सकते हैं। आखिरकार विनायक को छात्रवृत्ति तो मिल गई और 9 जून साल 1906 को MS पार्शिया जहाज से वो इंग्लैंड रवाना होने के लिए बम्बई आ पहुंचे। विनायक को विदा देने के लिए उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर भी थे, जो एक सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन अपने छोटे भाई विनायक सावरकर के प्रभाव में देश सेवा के लिए अपना सारा जीवन ही सन्यास मान चुके थे। गणेश सावरकर की पत्नी येसु वाहिनी भी वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने विनायक की पढ़ाई के लिए अपने गहने और यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी नथ तक बेच दी थी। विनायक की पत्नी यमुना भाई भी वहाँ थी, जो कि येसु वाहिनी के साथ में मिलकर के महिलाओं में भी देशभक्ति की मशाल जलाने के लिए कार्य कर रही थी। यमुना बाई की गोद में विनायक का 1.5 वर्षीय पुत्र भी मौजूद था, जो कुछ समय के बाद शायद हमेशा के लिए जाने वाला था। तभी जहाज का वहाँ से रवाना होने का समय हो जाता है। सावरकर परिवार नम आंखों से विनायक को विदा देता है। विनायक जहाज पर खड़े होकर के अपने परिवार को देख ही रहे थे और देखते देखते वो जहाज और वहाँ पे खड़े लोग सभी एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो गए। जहाज के अंदर सभी लोग अपने अपने कमरों में पहुँच गए, लेकिन विनायक अभी भी बाहर ही खड़े थे और वो अथाह सागर और आसमान को निहार रहे थे। धीरे धीरे आसमान में तारे दिखाई देने लग गए और बस वो उन टिमटिमाते तारों को ही देखते रहे। शायद उन्हें अपने परिवार से विदा लेने का दुख खत्म नहीं हो रहा था। बार बार वो यही सोच रहे थे कि वो अपने परिवार से फिर कभी दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं। धीरे धीरे विनायक ने स्वयं को संभाला और जहाज में मौजूद अन्य भारतीयों की तलाश करने लग गए। तभी उनकी मुलाकात सिख युवक हरनाम सिंह से होती है। इस दौरान एक घटना ऐसी घटती है जिसे आप सबको इस समय ध्यान से सुनना चाहिए। हरनाम सिंह अपनी रंगीन पगड़ी के कारण यूरोपियनों की नज़रों में बहुत खटक रहे थे। जब भी वो ताज़ी हवा के लिए डेक पे जाते तो अंग्रेजों के बच्चे उनकी ओर इशारा करके हंसने लगते थे। बच्चों के अभिभावक उन्हें चुप कराने के बजाय मजाक बनाने में और ज़्यादा साथ देते थे। यह सब देख करके अन्य भारतीय विनायक से कहते हैं कि आप हरनाम से कहो कि वो अपनी रंगीन पगड़ी पहनना बंद कर दे। इस पर विनायक ने उनको एक बेहद झन्नाटेदार जवाब दिया। विनायक ने कहा, हमारी कुछ रवायतें बेशक पुरानी हो चुकी हैं और उनके उन्मूलन के प्रस्ताव को लेकर मैं आपसे भी आगे हूँ। मैं मूलतः सुधारवादी हूँ, परंतु कुछ घमंडी और अनभिज्ञ अंग्रेज़ों द्वारा मजाक बनाए जाने के कारण अपनी परंपरा का त्याग कर देना मैं बिल्कुल कायरता समझता हूँ। मुझे तो अंग्रेज़ों की टोपियाँ बिल्कुल कूड़ेदान लगती हैं, जबकि हमारे भाई सिखों की पगड़ियाँ कितनी सुंदर और रंगीन दिखाई देती हैं। किसी भी सिख को पगड़ी पहनने से मना करना इस समस्त भारत देश का अपमान करने जैसा है, क्योंकि ये पगड़ी उनके धर्म से जुड़ी है। आखिर हम सब क्यों ना बड़ी मात्रा में सिखों की पगड़ियाँ पहनना शुरू कर दें, ताकि इतनी सारी पगड़ियाँ देख करके अंग्रेज़ हमारा मजाक उड़ाना ही बंद कर दें। धीरे धीरे जहाज आगे बढ़ता है और विनायक अन्य भारतीयों के साथ भी संपर्क करते हैं। उन्होंने अपनी प्रिय पुस्तक मेजनी की आत्मकथा का भी भारतीयों के बीच में उसी जहाज के अंदर वितरण करवाना शुरू कर दिया और अपनी इस जहाज यात्रा के दौरान ही लंदन जा रहे उनके 2 साथियों को अभिनव भारत की सदस्यता वहीं पर ही दिलवा दी। अर्थात जहाज से ही उनका मिशन लंदन पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। 26 जुलाई साल 1906 में विनायक को कानून की शिक्षा के लिए द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रेस इनमें दाखिला दिलवाया गया। लंदन और इंडिया हाउस में अपने प्रवास के दौरान विनायक की मुलाकात अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये ज्ञात अथवा अज्ञात नायकों ने विनायक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1907 में इंडिया हाउस में एक अद्भुत कृत्य देखने को मिला था। उस दिन विनायक ने अपने अभिनव भारत के साथियों के साथ 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से मनाई और इस जंग में शहीद सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का उन्होंने आह्वान किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उत्सव का आयोजन पहली बार किसी भारतीय द्वारा किया जा रहा था और वो भी कहीं और नहीं, शत्रु देश ब्रिटेन की भूमि पर। यह घटना ब्रिटिश प्रेस की नज़र में जैसे ही आई, विनायक को तमाम लंदन के अखबारों की आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन विनायक माने नहीं। उन्होंने अगले साल फिर से यानी कि 10 मई साल 1908 को दोबारा 1857 का उत्सव मनाया और इस बार ओ हुतात्माओं नामक पर्चे बांटे, जिसमें दोबारा से 1857 की क्रांति भारत में भड़काने का प्रयास किया गया और आह्वान किया गया। विनायक साल 1857 की क्रांति को भारतीयों के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी
कि साल 1857 की घटना को मात्र एक विद्रोह की भांति स्मरण किया जा रहा था। चूंकि इतिहास लेखन का जिम्मा अंग्रेजों पर था, इसलिए उन्होंने भारतवासियों को सदा ही लाचार, भटका हुआ और कमजोर दिखाया। लेकिन विनायक ने 1857 की क्रांति से संबंधित अंग्रेजी दस्तावेजों को इंग्लैंड के ही पुस्तकालय से प्राप्त किया, और इस क्रांति में भारतीयों की वीरता और पराक्रम के उन्हें जो वहां पे वास्तविक प्रमाण मिले, उसे देख करके तो वो खुद भी हैरान रह गए। तब उन्होंने संकल्प लिया कि भाई इन दस्तावेजों का भारतीयों तक पहुंचना बेहद अनिवार्य है, और तभी उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम था 1857 का स्वातंत्र समर। इस पुस्तक में पहली बार किसी ने 1857 की घटना को स्वतंत्रता संग्राम कहकर के संबोधित किया गया था। इसमें क्रांति का हर एक वो पहलू था जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों के साहस को छुपा दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि आज हम जिन 1857 के नायकों का स्मरण करते हैं, वो सब इसी पुस्तक के लिखे जाने के कारण ही संभव हुआ, वरना कब का इसे एक मामूली सा सिपाही विद्रोह कहकर के दबा दिया जाता, जो शायद आज भी ब्रिटेन के अंदर किया जाता है। इस पुस्तक की जानकारी जब अंग्रेजों को लगी तो उन्होंने इस पुस्तक पे फौरन प्रतिबंध लगा दिया, वो भी उस वक्त जब इसका प्रकाशन भी नहीं हुआ था। अतः इस पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले प्रतिबंधित हो जाने वाली पहली पुस्तक का गौरव प्राप्त है। आगे चल के यही किताब, यही पुस्तक भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनः प्रकाशित की गई और अनेकों क्रांतिकारियों की गीता और बाइबिल भी बन गई। उधर इंडिया हाउस में मौजूद अभिनव भारत के कार्यकर्ता रूसी व आयरिश क्रांतिकारियों के भी संपर्क में थे। एक रूसी क्रांतिकारी द्वारा उन लोगों ने बहुत जल्दी एक बम बनाना भी सीख लिया, और उनकी योजना थी कि भारत में अंग्रेजों पर बम के ऐसे जोरदार धमाके किए जाएं कि अंग्रेज खुद ही भारत की भूमि छोड़ के चले जाए। बम बनाने की विधि लिखे हुए पर्चों को सफलतापूर्वक अंग्रेजी पुलिस की नज़रों से बचाकर इंग्लैंड से भारत की ओर रवाना कर दिया गया, और इनके साथ ब्राउनिंग पिस्तौल भी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ यूरोप में ही बनती थी। और इसके साथ एक तीसरी चीज थी, और वो थी 1857 का स्वातंत्र समर पुस्तक। अभिनव भारत के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सफलतापूर्वक इन तीनों वस्तुओं को अपने नियंत्रण में ले लिया, और हथियार, बम बनाने की विधि व पुस्तक की कुछ प्रतियां विनायक के बड़े भाई गणेश सावरकर के घर में छुपा दी गई। लेकिन दुर्भाग्य से गणेश सावरकर को अंग्रेजों ने छापा मार के पकड़ लिया और उन्हें तत्काल काला पानी की सजा सुना दी गई। लेकिन उसके पहले पुणे के तत्कालीन कलेक्टर एम.टी. जैक्सन ने गणेश सावरकर को पुणे की गली में लज्जित करके घुमवाया और उनका पूरा का पूरा उपहास उड़ाया, जो 18 साल के एक नवयुवक अनंतराव लक्ष्मण कन्हेरे को बिल्कुल भी रास नहीं आया, और इस चीज ने अनंतराव कन्हेरे के मन में बहुत जोरदार गुस्सा भर दिया। अंततः कन्हेरे ने फैसला किया कि वो एम.टी. जैक्सन का वध कर देंगे, और उन्होंने वही किया, जिसकी वजह से अनंतराव लक्ष्मण कन्हेरे फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन कन्हेरे ने एम.टी. जैक्सन को मारने के लिए जिस पिस्तौल का प्रयोग किया था, वो पिस्तौल अभिनव भारत द्वारा भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल थी, जो कि सिर्फ यूरोप में ही मिलती थी, और पुलिस को भी इसकी जल्दी जानकारी लग गई। दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी ऐसे दुष्ट अंग्रेज कर्जन वाइली का भी वध उधर मदन लाल ढींगरा ने कर दिया था। उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से मृत्यु को गले लगाया। लेकिन इन दोनों हत्याओं से विनायक के मिशन में एक बहुत बड़ी बाधा आ गई। अब भारत की सरकार समझ चुकी थी कि लंदन से हथियार और प्रतिबंधित पुस्तक इंडिया हाउस से ही भेजी गई थी। इसके लिए उनके दिमाग में अब कोई डाउट नहीं था। उसके लिए उन्होंने विनायक के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा तैयार किया। दूसरी तरफ मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन वाइली की हत्या से इंडिया हाउस में संदिग्ध वस्तुओं की सूचना लगने पर इंडिया हाउस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। विनायक उस समय फ्रांस में श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम बीकाजी कामा के साथ थे। जब उन्हें यह बातें पता चली तो वह बुरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन वो फिर से लंदन वापस जाने की जिद पे अड़ गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनको समझाया कि यदि आप लंदन वापस गए तो आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर वहां से भारत और काला पानी तक आपको भेजा जा सकता है। तो विनायक ने कहा कि जब उनके मित्र साथी जेल में सजा भुगत रहे हों, उस वक्त वह फ्रांस में छुप के नहीं बैठ सकते। आखिरकार विनायक लंदन गए और जो सोचा था वही हुआ। रेलगाड़ी से उतरते ही विनायक को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया
और उनके खिलाफ राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या के लिए उकसाने व हथियारों को भारत में भेजने जैसे संगीन मामलों का मुकदमा दर्ज हुआ। भारत सरकार ने विनायक को भारत प्रत्यर्पित किए जाने की मांग कर दी। ये बात सारे लोग जानते थे कि विनायक को भारत सौंपा गया तो उन्हें पूरा जीवन अंडमान की जेल में काटना पड़ेगा। विनायक को भारत प्रत्यर्पित ना किया जाए, इसके लिए तमाम प्रयास विनायक के वकील ने किए, लेकिन आखिरकार उन्हें भारत को सौंपने के लिए अंग्रेज सरकार को राजी होना पड़ा। अब एक ही रास्ता था कि विनायक इस सजा से बच सकते थे कि वो बीच रास्ते में ही भाग निकले। अब विनायक ने ऐसा ही कुछ प्रयास करने का सोचा। लंदन से आ रहा ब्रिटिश जहाज कुछ देर के लिए फ्रांस के मार्से तट पर रुका था। 8 जुलाई साल 1910 को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दृश्य पूरी दुनिया देखने वाली थी। विनायक ने जहाज में मौजूद 2 भारतीय पुलिस वालों को चकमा दिया और जहाज में मौजूद बाथरूम की खिड़की से एक जोरदार छलांग लगाई। यह छलांग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से लगी थी और समुद्र में तैरते हुए विनायक फ्रांस की भूमि पर आ गए। कुछ हद तक विनायक निश्चिंत भी हो गए थे कि फ्रांस की भूमि में एक शरणार्थी के रूप में वो आ चुके हैं, इसलिए अब अंग्रेज उन्हें चाहे भी तो भी नहीं पकड़ सकते। उन्होंने एक फ्रेंच पुलिस वाले से मदद मांगी, लेकिन दुर्भाग्य से कि वो फ्रेंच पुलिस वाला अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था, ना ही अंग्रेजी वो समझता था। उसके पीछे आ रहे भारतीय पुलिस वालों को उसने फौरन विनायक को सौंप दिया। लेकिन जब फ्रांस सरकार को इस बात का पता चला तब यह मामला बुरी तरह से तूल पकड़ गया। विनायक को लेकिन तब तक भारत ले जाया जा चुका था, लेकिन फ्रांस की सरकार और जनता इस बात से काफ़ी ज़्यादा भड़क उठी थी कि फ्रांस की स्वतंत्र भूमि पर कोई भारतीय पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अंग्रेज पुलिस ऑफिसर इस तरह से कैसे घुस सकता है, और ऐसे ही वो बिना फ्रांस सरकार की मर्जी के किसी को कैसे पकड़ सकता है। अब ये मामला फ्रांस की संप्रभुता से जुड़ चुका था। मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचाया गया। इसी तरह विनायक पहले ऐसे भारतीय भी बन गए जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई की गई। फ्रांस सरकार का पक्ष था कि विनायक को फौरन फ्रांस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बिना फ्रांस की मर्जी से उनकी भूमि में कैदी को पकड़ा है। ब्रिटिश सरकार इसके लिए कतई राजी नहीं थी। अंतोगत्वा इस केस में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ अंग्रेज़ अपनी मिली भगत बैठा लेते हैं और अंग्रेज़ आखिरकार मुकदमा भी जीत जाते हैं। लेकिन इसका असर इतना हुआ फ्रांस के प्रधानमंत्री की इसके बाद में इतनी ज़्यादा छवि खराब हुई कि उसे 3 दिन के बाद में इस्तीफा तक देना पड़ा। इधर भारत में डोगरी जेल में विनायक को द हेग के निर्णय की खबर दी गई। कुटिल मुस्कान के साथ एक पुलिस वाले ने उनसे कहा कि तुम्हें अब 50 वर्ष की कारावास की सज़ा हुई है। सिपाही ने विनायक को गले में पहनने के लिए एक गोल सरिया भी दिया, जिसमें साल 1960 का वर्ष अंकित था, जो उनके छूटने की तारीख थी। अंग्रेज अधीक्षक ने बेहद उपहासपूर्ण तरह से विनायक से कहा कि इसमें 25-25 साल की 2 उम्र कैदे हैं। विनायक ने अपनी हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए उसको फौरन उत्तर दिया, बहुत अच्छा। इस मामले में कम से कम ब्रिटिश सरकार ने ईसाइयत के सिद्धांत को छोड़कर हिंदुओं के पुनर्जन्म सिद्धांत को तो मान लिया। उस अंग्रेज ऑफिसर के पास में कोई जवाब नहीं था। अब इस पुस्तक का अंतिम और विनायक के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय आरंभ होता है। ये थी अंडमान की सेलुलर जेल, जहां सबसे खतरनाक डाकू हत्यारे लाए जाते थे। इसके साथ वहां कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी जाते थे जो भारत में रहकर अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते थे या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में माहौल भी बिगाड़ सकते थे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ इतने खूंखार लोगों के होने के बावजूद सिर्फ विनायक को डी श्रेणी में रखा गया। डी अर्थात डेंजरस श्रेणी, यानी कि इस पूरी अंडमान जेल के सबसे खतरनाक कैदी। उनकी काल कोठरी सबसे ज़्यादा एकांत में थी और उस काल कोठरी से फांसी का तख्ता साफ साफ दिखाई देता था। वहाँ पे कैदियों को केवल अपमानित करने के लिए उन्हें नग्न करके नहलाया जाता था, ताकि उन्हें शर्मिंदा किया जा सके, उन्हें नीचा दिखाया जा सके। किसी के भी विरोध करने पर उनके दोनों हाथों के ऊपर कई घंटे तक, कभी कभार कई दिनों तक उनके दोनों हाथ बांधकर उनको खड़ा रखा जाता था। कैदियों के हाथों से नारियल के छिलके उतरवा के रस्सियों का निर्माण तब तक करवाया जाता था जब तक उनके हाथ खून से लथपथ ना हो जाए। कोल्हू में बैल की जगह कैदियों को लगाकर उनसे लगातार पूरे दिन उनसे तेल निकलवाया जाता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार कैदियों ने जानबूझकर
अपने हाथ पैर तक काट डाले या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा गंभीर मात्रा में घायल कर लिया ताकि उन्हें हॉस्पिटल जाके कुछ आराम मिल जाए। अपने जीवन से तंग आकर कई कैदियों ने तो आत्महत्या तक करने की सोची, लेकिन विनायक ने उनको समझाया कि तुम अपने प्राण मत दो, बल्कि उसके प्राण ले लो जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। लेकिन उससे पहले किसी भी सूरत में अंडमान की जेल से बाहर निकलना बहुत आवश्यक था। तभी सूचना मिली कि जॉर्ज पंचम भारत आ रहे हैं। इस दौरान कई कैदियों को शाही माफ़ी भी मिलने का प्रावधान बन सकता है या सज़ा में उनके कुछ तो कमी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए औपचारिक रूप से दया याचिका लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी भी कीमत पर अंडमान से बाहर आना ज़रूरी था, क्योंकि अंडमान जेल के अंदर क्या चल रहा है ये पूरे भारतवासियों को भी नहीं पता था। 1911 में लिखी विनायक सावरकर की पहली दया याचिका की आज कोई भी प्रति मौजूद नहीं है। उसके बाद कुछ कैदियों की सज़ा माफ़ तो की गई, लेकिन विनायक की सज़ा माफ़ी से साफ इनकार कर दिया गया। उधर विनायक ने सभी कैदियों के लिए जेल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का बिगुल बजा दिया। सेलुलर जेल का अंग्रेजी अधीक्षक जनरल बैरी था। यह भारतीयों को बहुत ही कीड़ा मकोड़ा समझता था। उनके साथ इसका साथी मिर्जा अब्बास बैरी इसका दाहिना हाथ था। मिर्जा अब्बास मुस्लिम कैदियों के प्रति तो सहानुभूति रखता था, लेकिन हिंदू कैदियों के ऊपर अत्याचार करने में मिर्जा अब्बास को बहुत ही आनंद आता था। यहाँ तक कि तमाम हिंदू कैदियों ने इसके अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम तक कबूल कर लिया था। विनायक ये सब देख के बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए थे। उन्होंने अंडमान जेल के अंदर कैदियों के शुद्धिकरण की शुरुआत कर दी, जिसके लिए सभी इस्लाम कबूल कर चुके हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में वापसी करवाने का उन्होंने निश्चय किया था। यह वही समय था जब एक स्वतंत्रता सेनानी पहली बार हिंदुत्व के पहरी के रूप में आगे बढ़ने लगा था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंडमान में हो रहे अत्याचार, धर्म परिवर्तन और राजनीतिक कैदियों के साथ किए जा रहे अनैतिक कृत्यों का भारतवासियों को जरा भी ज्ञान नहीं था उस समय, क्योंकि अंदर से कोई भी खबर बाहर नहीं जा पाती थी। अगर बाहर कोई पत्र भी आप भेजना चाह रहे हैं तो उसे पहले खुद जेल प्रशासन स्वयं पढ़ता था, और अगर उसमें कुछ भी अंडमान जेल के अंदर अगर कुछ भी सच्चाई लिखी होती थी तो जेल प्रशासन उस पत्र को वहीं फाड़ के फेंक देता था। इस दौरान विनायक ने जितने भी पत्र अपने परिवार को लिखे, उसमें हर एक पत्र में उन्होंने अपने परिवार से यही कहा है कि वो जेल में सब कुशल मंगल है और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अब किसी भी कीमत पर जेल से बाहर आना बेहद आवश्यक हो गया, चाहे उसके लिए अंग्रेजों से कुछ देर के लिए संधि ही क्यों ना करनी पड़े। उन्हें याद आया जब परिस्थितियों के आगे विवश होकर स्वयं श्री कृष्ण जामवंत से पीछा छुड़ाकर रणछोड़ कहलाए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को परिस्थितियों वश पावनखिंड से बाहर निकलना पड़ा। यही परिस्थितियां उनके सामने भी आ गई और उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने और भी माफ़ीनामे निकले प्रारंभ कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अंडमान की वीरान जेल में वो भारत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनके यहाँ मर जाने से देश का भी और भी कुछ भला होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद विनायक ने अंग्रेज सरकार को जितने भी पत्र लिखे उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि अगर सरकार मुझे नहीं छोड़ना चाहती तो मेरे बदले में वह बाकी कैदियों को आज़ाद कर दे, उनकी आज़ादी को भी मैं अपनी आज़ादी समझ लूँगा। देश के अंदर कुछ तथाकथित वामपंथी उनके माफ़ीनामे का तो जिक्र करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन को वो पूरी तरह से दबा जाते हैं कि उन्होंने शेष कैदियों की रिहाई को अपनी रिहाई से पहले रखा था। दूसरी ओर सेलुलर जेल में विनायक जेल प्रशासन के प्रति दिन पर दिन बगावती होते जा रहे थे। उनकी मांग थी कि सेलुलर जेल में सभी राजनीतिक कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार हो, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं, उन्हें अच्छा भोजन मिले, और जब तक पुस्तक नहीं मिली तब तक विनायक ने अपने नाखून को अपनी कलम बना लिया और दीवार को अपना पेज। उन्होंने तमाम देशभक्त कविताओं की वहाँ पे रचना कर डाली। बड़ी ही विडंबना वाली बात है कि उनके पेन से लिखे माफ़ीनामे हमें याद है, लेकिन उनकी दीवार में अपने खून से लिखी देशभक्ति की कविताओं को आज हम भूल चुके हैं। जेल में अपने आंदोलन व विद्रोह भड़काने के कारण विनायक को कई बार दंड मिला। उन्हें एकांत कारावास में कई महीनों तक बंद करके रखा गया, लेकिन वह हर बार दुगनी शक्ति से आंदोलन फिर से शुरू कर देते थे। कई बार उन्हें जेल में आंदोलन भड़काने के लिए कई समय तक लटकाया गया और उन्हें तमाम कोड़े मारे गए, लेकिन वह फिर से अपनी सज़ा पूरी करके वापस आंदोलन छेड़ देते थे। ऐसा लग रहा था कि विनायक के ऊपर
अंग्रेजों के अत्याचारों का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन वह अपनी माफीनामों में लगातार सुधर जाने की बात कर रहे थे और जेल के अंदर वो लगातार अंग्रेजी प्रशासन को आंखें दिखा रहे थे। यही सबसे बड़ा कारण था कि उनका माफीनामा हर बार खारिज कर दिया जाता था, रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज भी इस बात को जान चुके थे कि अगर ये आदमी जेल से बाहर छूट गया तो ये फिर से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ देगा। साल 1919 में ब्रिटिश सरकार में सुधारों का एक दौर चला। अंडमान में तमाम कैदियों को उनके माफीनामे के आधार पर रिहा किया गया, लेकिन विनायक को अभी भी जेल में ही रहना था। हालांकि अब सेलुलर जेल में सुधार के लिए विनायक के विचारों को सरकार ने मान लिया था। यहाँ कैदियों को अच्छा भोजन और तमाम पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाने लगी थी। विनायक ने तमाम कैदियों को शिक्षित करने का भी कार्य किया। सारे कैदी इस लंबे समय अंतराल के दौरान विनायक को अपना लीडर मानने लगे थे और इसी लीडरशिप की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला और वो था बड़े बाबू। उधर महाराष्ट्र में 75,000 नागरिकों के हस्ताक्षर वाला एक अभियान चला, जिनमें लोगों ने विनायक सावरकर की रिहाई मांगी। जनता भी उस समय जानती थी कि ये सावरकर ही एक असल क्रांतिकारी है। ये 75,000 नागरिक भी चाहते तो उनका माफी वीर कहकर उनका उपहास उड़ा सकते थे, लेकिन शायद उस समय की जनता आज की जनता से ज़्यादा समझदार थी। साल 1920 में महात्मा गांधी ने भी यंग इंडिया अखबार में विनायक सावरकर पर एक लेख लिखा और उन्हें फौरन जेल से रिहा करने के लिए जो ये लेख था ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाता हुआ, उसमें पहली बार सावरकर के लिए वीर शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब हो सकता है कि ये जानने के बाद सावरकर के कुछ विरोधी गांधी जी को भी भला बुरा कहना शुरू कर दें। वैसे ये लेख गांधी जी ने तब लिखा था जब सावरकर ऑलरेडी 3 माफीनामे लिख चुके थे। आखिरकार वह समय आ ही गया जब भारत के नेताओं, भारत की ओर एक खास तौर से महाराष्ट्र की जनता और सेलुलर जेल की पोल खुलने के बाद उसे पूर्ण रूप से बंद कर देने के विचार के साथ विनायक को भारत की यरवड़ा जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जो कि महाराष्ट्र में। यहाँ हालत शायद अंडमान जेल से भी ज़्यादा भयानक थे, क्योंकि अंडमान जेल में तो अंतिम समय में हालात सुधर भी चुके थे। अब यहाँ पे आने के बाद में विनायक ने जहाँ से गिनती खत्म करी थी, अब उसे गिनती फिर दोबारा 1 कम 1 से शुरू करनी थी। लेकिन अब विनायक का उद्देश्य पहले से काफ़ी ज़्यादा विशाल हो चुका था। 1920 में खिलाफत आंदोलन के जोश में मोपला मुस्लिमों ने मालाबार में किए गए हिंदुओं के नरसंहार से विनायक बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। उन्होंने अब ठान लिया कि अब हिंदू धर्म को एक करने का, सही दिशा में प्रदान करने का अब यही इकलौता समय है, क्योंकि हिंदुओं के सभी नेता सेकुलरिज्म की आड़ में रहकर मुस्लिमों का ही पक्ष लेते रहते थे। विनायक ने इसी जेल की 4 दीवारी के अंदर हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना करी, जिसमें छुआछूत को एक तरफ रखकर सभी को महान हिंदू जाति का अंश बताया। विनायक को आज़ादी अंडमान जेल से तो मिल चुकी थी, लेकिन यरवड़ा जेल से अभी भी वो अपनी देशभक्ति की सजा भुगत रहे थे। यहाँ से उनकी आज़ादी अभी भी विचारहीन थी। विनायक समझ चुके थे कि शायद मुझे यहाँ से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन यही सब सोच करके विनायक रात में जेल के रोशनदान से तारों को निहार रहे थे। तभी अगले दिन की सुबह आई और विनायक को एक खबर मिली कि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राजनीति में भाग न लेने और रत्नागिरी के घर में ही नज़रबंद रहने की शर्त पर उन्हें आज़ाद करने का निर्णय लिया है। विनायक धीमे से मुस्कुराते हैं और बाहर की ओर बढ़ते हैं। चिलमिलाती धूप में उनकी आंखों को ढकते हुए पतली कॉलर वाला अपना काला कोट, सर पर मराठी शैली की काली टोपी और सफ़ेद धोती पहने सावरकर जेल से बाहर निकलते हैं। उनका परिवार उनको लेने बाहर ही खड़ा था। सावरकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और जेल के बाहर खड़े संतरियों की नज़र से धीरे 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 ओझल हो जाते हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी था, या मैं कहूँ कि ये तो बस एक शुरुआत थी, और लेकिन पुस्तक यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यदि पुस्तक के दूसरे पार्ट सावरकर एक विवादित विरासत में आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें विक्रम संपत ने उसके आगे की कहानी बताई है, तो आप इसके वीडियो का अगला भाग देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और देखते रहें अपूर्व भारत। धन्यवाद।